अध्याय 6। खंडहर। ल्यूमियन की अवचेतन दृष्टि कमरे में चारों ओर घूमती रही और उसने मेज, कुर्सी, किताबों की अलमारी, वार्डरोब और बिस्तर जैसे परिचित दृश्यों को देखा। यह उनका शयन कक्ष था, लेकिन यह एक पतले, भूरे रंग के कोहरे से ढका हुआ था। क्या ये किसी प्रकार का सजीव सपना है? क्या मैं सजीव सपना देख रहा हूँ? जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, उसकी पुतलियां फैल गईं। स्पष्ट स्वप्न एक दुर्लभ घटना थी जिसमें व्यक्ति स्वप्न अवस्था में रहते हुए भी जागृत अवस्था की तरह सोच और याद कर सकता था। यह एक ऐसा कौशल था जिसे हासिल करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। औरों ने ल्यूमियन के धुंध भरे सपने के रहस्य को सुझाने और उससे उत्पन्न होने वाले छिपे हुए खतरे को दूर करने में उसकी मदद करने के लिए स्पष्ट सपने लाने के विभिन्न तरीकों की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रही थी। लेकिन अब ल्यूमियन ने खुद को अपने सपने में अप्रत्याशित रूप से सचेत पाया। जैसे ही इस घटना का सदमा कम हुआ, उसने ये सोचने की कोशिश शुरू कर दी कि ऐसा क्यों हुआ होगा। क्या इसका कारण टैरो कार्ड 7 ऑफ वैंड्स हो सकता है? उस महिला ने कहा कि इससे मुझे सपने का रहस्य सुझाने में मदद मिलेगी। इसलिए इसका कार्य मुझे एक स्पष्ट स्वप्न अवस्था में प्रवेश करने और धूसर कोहरे से घिरे क्षेत्र का अन्वेषण करने की अनुमति देना है। मेरे पहले के अनुमान की तुलना में धुंध काफी हद तक क्षणिक लगती है। बहुत ज्यादा। इन विचारों के साथ ल्यूमियन अपनी कुर्सी से उठा और कमरे के एक कोने की ओर बढ़ा। उसने अपने हाथ दीवार से लगी मेज पर रखे और खिड़की से बाहर देखा, जहां एक बिल्कुल अपरिचित दृश्य उसके सामने था। ये सपना उस कौडू शहर जैसा नहीं था जहां वह रहता था। एक पतले, धुंधले कोहरे के नीचे एक विशाल पर्वत शिखर ने ल्यूमियन का ध्यान आकर्षित किया। ये 20 से 30 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ था, जो भूरे लाल पत्थरों और लाल भूरी मिट्टी से बना था। पहाड़ के चारों ओर इमारतें थीं, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, या तो गिर चुकी हैं या इतनी बुरी तरह जल चुकी हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। वे कब्रों की तरह दिखते थे, पहाड़ की तलहटी के चारों ओर फैला एक अव्यवस्थित कब्रिस्तान। जमीन गड्ढों से भरी हुई थी और उस पर कंकड़ बिखरे हुए थे। इस बंजर भूमि में घास का एक तिनका या एक भी खरपतवार नहीं दिख रहा था। आकाश में घना कोहरा इतना गहरा सफेद हो गया कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज का कोई नामोनिशान नहीं था। ल्यूमियन को ऐसा लग रहा था मानो रात का अंधेरा हो, तारों की रोशनी में। कुछ क्षण अवलोकन करने के बाद उसने स्वयं से बुदबुदाया, बस इतना ही। यही वह सपना है जो मुझे वर्षों से परेशान कर रहा है। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना ध्यान एक अधिक व्यावहारिक प्रश्न पर केंद्रित कर लिया। सपने का रहस्य कहाँ छिपा है? क्या वह चोटी पर है, या इन टूटी फूटी इमारतों में से किसी एक में? ल्यूमियन ने अपने बेडरूम से निकलकर सपने की दुनिया में जाने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय वह वहीं रुका रहा और अपनी सुविधाजनक जगह से आसपास के क्षेत्र का जायजा लेता रहा। अचानक उसकी नजर पहाड़ की चोटी के चारों ओर स्थित इमारतों के खंडहरों के बीच से एक आकृति को तेजी से भागते हुए देखने पर पड़ी। कोहरे की हल्की परत और 2 मंजिला घर की सीमित ऊंचाई के बावजूद ल्यूमियन को उसकी मौजूदगी का एहसास होता रहा। उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं वह मतिभ्रम तो नहीं कर रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए ल्यूमियन ने खुद से बुदबुदाया, शांत रहो, धैर्य रखो, शांत रहो, धैर्य रखो। जहां तक मुझे लगता है, ये सपना रहस्य से घिरा हुआ है, और यह पूरी तरह से मेरा अपना नहीं लगता। ल्यूमियन जानता था कि बिना सोचे समझे इसकी पड़ताल करना खतरे को जन्म दे सकता है। हाँ, मैं कल उस महिला की तलाश करूंगा और पता लगाऊंगा कि मुझे क्या जानकारी मिलती है। फिर मैं फैसला लूंगा। विचारों में डूबे हुए ल्यूमियन ने अपनी नजरें हटा लीं और शांति से आराम करने के लिए सपने से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि जागते हुए खुद को कैसे जगाया जाए। जागने के कई प्रयासों के बाद वह बिस्तर पर लेटा रहा और अपने विचारों को अव्यवस्थित करने का प्रयास करता रहा। सोते समय वह जिस अवस्था में था उसे फिर से बनाने की कोशिश करता रहा। कुछ अनिश्चित समय के बाद ल्यूमियन अचानक उठ बैठा और उसने देखा कि पर्दों से छनकर कमरे में सुनहरी धूप की हल्की सी किरणें आ रही हैं। मैं आखिरकार जाग गया हूँ। जैसा कि उम्मीद थी, सपने में सोने से मेरी भ्रमित अवस्था ठीक हो जाती है। फिर मैं बच निकल सकता हूँ। ल्यूमियन ने राहत की सांस ली और खुद से कुछ बुदबुदाया। उसी क्षण दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक की आवाज गूंजी। और ल्यूमियन का दिल घबरा गया। उसे सबसे बुरे की आशंका थी। यह मैं हूँ, और की आवाज कमरे में गूंज उठी। ल्यूमियन बिस्तर से उछलकर उठा और प्रवेश द्वार की ओर भागा। उसने हैंडल पकड़ा और उसे खोल दिया। और तभी बाहर और खड़ी थी।
उसने सफेद रेशमी नाइट गाउन पहना हुआ था और उसके सुनहरे लंबे बाल खूबसूरती से उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। कैसा रहा? वह इस बात को लेकर आश्वस्त लग रही थी कि लुमियन अभी अभी जागा है। लुमियन ने कुछ भी नहीं छिपाया और घटी हुई हर बात का ब्यौरा दिया। औरों ने सोच विचार करते हुए सिर हिलाया। इस कार का उद्देश्य स्पष्ट स्वप्न देखने में सहायता करना था। उसने पूछा, अब आप आगे क्या करने वाले हैं? ल्यूमियन ने संक्षिप्त रूप से गुर्राया, मैं उस महिला से मिलने और उसके असली इरादों को जानने के लिए और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश करने से पहले कुछ खलूंगा। बहुत अच्छा। औरों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने आगे कहा, मैं किसी को पत्र लिखकर आपके द्वारा बताए गए सपने और उसमें वर्णित प्रतीकों के बारे में भी पूछताछ करूंगी। इसी क्षण उसने लुमियन के अचानक चिंतित चेहरे को देखा और मुस्कुरा दी। चिंता मत करो, मैं समायोजन करूंगा। मैं सब कुछ एक साथ नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार मैंने ही तो तुम्हें क्रमिक प्रगति का सिद्धांत सिखाया है। अच्छा, जब आप उस महिला से बात करें तो आक्रामक न हो, सौहार्दपूर्ण रहने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि हम उससे डरते हैं, बस एक और शत्रु बनाने की बजाय एक और सहयोगी बनाना बेहतर है। समझ गया, लुमियन ने गंभीरता से उत्तर दिया। डॉट 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 कोडो ओल्ड टैवन। ल्यूमियन कोडो ओल्ड टैवन में दाखिल हुआ और बार काउंटर के पास पहुंचा। वह झुककर टैवन के मालिक और बारटेंडर का काम करने वाले मॉरिस बेनेट से बात करने लगा। ऊपर की मंजिल पर विदेशी महिला किस कमरे में रहती है? गांव का एकमात्र सराय ओल्ड टैवन दूसरी मंजिल पर 6 कमरों का दावा करता था, जहां मेहमान अपने थके हुए सिर को आराम दे सकते थे। मॉरिस बेनेट हट्टे कट्टे आदमी नहीं थे। गांव के अधिकांश लोगों की तरह उनके बाल काले और आंखें नीली थीं, लेकिन उनकी नाक हमेशा लाल रहती थी, जो उनके अत्यधिक शराब पीने का परिणाम था। उनका चर्च के पादरी गुइलॉम बेनेट से संबंध था, लेकिन दोनों करीबी रिश्तेदार नहीं थे और केवल दूर के चचेरे भाई थे। पूछताछ क्यों? मॉरिस बेनेट ने उत्सुकता से पूछा। एक बड़े शहर की औरत को तुम्हारे जैसे देहाती से क्या लेना देना होगा? उसके चेहरे पर जिज्ञासा का भाव स्पष्ट था। मॉरिस को इन चीजों का सहज ज्ञान था, खासकर जब बात पुरुषों और महिलाओं की आती थी। ल्यूमियन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या तुम खुद भी एक गंवार और देहाती नहीं हो? उसने लापरवाही से एक बहाना बनाया। उस महिला की कोई चीज कल रात खो गई थी। मुझे वह आज सुबह मिली। मैं बस उसकी चीज लौटाने की कोशिश कर रहा था। मॉरिस बेनेट को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। क्या सच में ऐसा है? ल्यूमियन के मुंह से निकली 10 में से 8 बातें झूठ थीं। और क्या, क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझ पर फिदा हो जाएगी? लुमियन ने निडर होकर कहा। ये सच है। मॉरिस बेनेट को पूरा यकीन था। वह चौक के पास वाले कमरे में है, शौचालयों के सामने। ल्यूमियन के जाने के बाद मॉरिस ने एक गिलास चमकाया और उसकी निगाहें ल्यूमियन पर टिकी रहीं। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, जो ल्यूमियन को मुश्किल से सुनाई दी, असंभव। हमेशा नहीं, कभी कभी लोग कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते हैं। डॉट 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 ल्यूमियन को दूसरी मंजिल पर शौचालय मिला, जो उस धुंधले संकरे गलियारे में रोशनी का एकमात्र स्रोत था। लेकिन उसकी नजर सामने वाले दरवाजे पर टिक गई। पीतल के हैंडल से एक कागज का टुकड़ा लटका हुआ था, जो गहरे लाल रंग की लकड़ी के बीच एकदम सफेद दिख रहा था। उस पर इंटिस भाषा में लिखा था, फिलहाल विश्राम कर रहा है, कृपया परेशान न करें। ल्यूमियन ने कुछ सेकंड तक नोट पढ़ा। दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आगे बढ़ने के बजाय वह 2 कदम पीछे हट गया और दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसने महिला के बाहर आने तक यहीं इंतजार करने की योजना बनाई थी। सड़कों पर जीवन ने उसे कई कड़े सबक सिखाए थे। जब कोई अवसर मिले तो उसे बिना किसी झिझक, बिना किसी दुविधा या डर के दोनों हाथों से थाम लेना चाहिए। अन्यथा वह अवसर हाथ से फिसल जाएगा और आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। इसलिए वह तब तक इंतजार करेगा जब तक समय न बीत जाए। मिनट अंतहीन रूप से बीतते जा रहे थे और वह उन निगाहों को अनसुना करता रहा जो उसे लग रहा था कि उसका पीछा कर रही हैं, और अपने मन में उठ रही फुसफुसाहटों को भी। वह वहां बिना किसी झुंझलाहट के खड़ा रहा, मानो किसी मूर्ति की तरह प्रतीत हो। अंत में एक हल्की सी चरमराहट की आवाज। महिला ने सफेद किनारी वाली हल्के हरे रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसके भूरे बाल कसकर जूड़े में बंधे हुए थे। उन नीली आंखों ने पहले लुमियन पर एक नजर डाली और फिर दरवाजे के हैंडल पर लगे कागज के साइन पर टिक गई। उनके होठों के कोने पर एक मुस्कान नाच रही थी। तुमने कितनी देर इंतजार किया? उसने पूछा। उसे वहां देखकर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। लुमियन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उसने अपनी आवाज को संतुलित रखने की कोशिश की,
ताकि वह कम उत्सुक दिखे। आप क्या पूछना चाहते हैं? महिला ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। ल्यूमियन ने खाली गलियारे में चारों ओर नजर डाली। यहाँ। उस महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। ल्यूमियन ने पहले ही गौर कर लिया था कि रयान और ली समेत सराय में मौजूद बाकी लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी मंजिल पर उसके और उसके सामने बैठी महिला के अलावा कोई और नहीं था। ल्यूमियन ने अपने विचारों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करते हुए पूछा, मेरे उस सपने का रहस्य क्या है? महिला अनजाने में हंस पड़ी। इसका जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। कुछ पल रुकने के बाद उसने कहा, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि आपको वहां असाधारण शक्ति मिलेगी। असाधारण शक्ति? उसकी धड़कन उसके कानों में गड़गड़ा रही थी। अगर यह सिर्फ एक सपना है तो इसका क्या फायदा? इससे यहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा। महिला के होठों पर मुस्कान आ गई। असाधारणता की दुनिया में क्या संभव है, ये कौन कह सकता है? शायद ये संभव है। सब कुछ हो जाने के बाद जिस शक्ति की मुझे लालसा है, वह मेरे लिए उपलब्ध है। लुमियन की सांस अटक गई। महिला के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने गंभीरता से कहा, लेकिन वहां भी खतरा मंडरा रहा है। सपने में मरो तो यहाँ भी मरना ही पड़ेगा। सपने में मरना या सचमुच मरना? लुमियन को समझ नहीं आया, लेकिन उसने इस बात पर विश्वास करना चुना। वह सपना सालों से लुमियन पर परछाई की तरह छाया हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। खास और की आवाज उसकी यादों में गूंज रही थी, सावधानी कभी बुरी बात नहीं होती। लुमियन इस स्थिति को चुनौतीपूर्ण और इसके गंभीर परिणामों के रूप में देखना पसंद करता था। वह खतरे को कम आंकने या लापरवाही बरतने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, अगर मैं बाहर ही रहूं तो क्या होगा? सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो इसके कोई परिणाम नहीं होंगे। कोई आपको मजबूर नहीं करेगा, महिला ने सोच समझकर कहा। लेकिन समय बीतने के साथ मैं ये सुनिश्चित नहीं कह सकती कि स्थिति नहीं बदलेगी। और चीजें गलत होने की संभावना सही होने की संभावना से कहीं अधिक है। कितना अधिक? लुमियन ने पूछा। 90% से 10%? नहीं, 99.99% बनाम 0.01%। महिला ने गंभीरता से कहा, बेशक, ये सिर्फ मेरा निजी अनुमान है। आप चाहे तो इस पर विश्वास न करें। लुमियन को अनिश्चितता की एक लहर महसूस हुई। उसका दिमाग विरोधाभासी विचारों से भर गया। हाल ही में मुझे ये यकीन होने लगा है कि सपना एक छिपा हुआ खतरा है। परवाह न करना सबसे बुरा विकल्प है। लेकिन अगर मैं सचमुच इसकी खोजबीन करना चाहूँ, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बिना किसी जानकारी के कोई दुर्घटना हो जाएगी। क्या मुझे प्रयास करने से पहले और द्वारा अपने पत्र मित्रों से और अधिक जानकारी एकत्र करने का इंतजार करना चाहिए? लेकिन अगर मैंने ऐसा किया, तो और मुझे असाधारण शक्तियां प्राप्त करने के लिए स्वप्न अन्वेषण का उपयोग करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगी। क्या किंवदंती की मेरी जांच का उद्देश्य असाधारण शक्तियों की खोज करना नहीं था? ये बहुत जोखिम भरा है। इससे मौत भी हो सकती है। शायद मुझे स्वप्न के खंडहरों के किनारे पर प्रारंभिक अन्वेषण करके जानकारी एकत्र करनी चाहिए और अंदर जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। मैं और को इस बातचीत के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन असाधारण शक्तियां प्राप्त करने की संभावना का खुलासा नहीं कर सकती। अपने विचारों को शांत करने के बाद लुमियन ने अपने सामने बैठी महिला को देखा और धीमी, गंभीर आवाज में पूछा, आप कौन हैं? आपने मुझे वह टैरो कार्ड और सपने की पड़ताल करने का अवसर क्यों दिया? महिला ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। जब आप सपने का रहस्य सुलझा लेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। अध्याय 7। नारोका। ओल्ड टेवन से निकलने के बाद लुमियन खुद को एक उबड़ खाबड़ सड़क पर खड़ा पाया, और उसे यह नहीं पता था कि आगे कहाँ जाना है। सुबह की धूप उस पर पड़ रही थी, हालांकि हवा में हल्की ठंडक थी। जब वह अपनी अगली चाल पर विचार कर रहा था, तभी रिमोन ग्रेग बगल से बाहर आ गया। मैं बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लुमियन ने तुरंत खुद को संभाला और पूछा, क्या समस्या है? रिमोंड अचंभित प्रतीत हुआ। क्या तुम भूल गए? आज हमें मेरे दादाजी की उम्र के आसपास के बुजुर्गों को ढूंढना है और उनसे जादूगर की किंवदंती के बारे में पूछताछ करनी है। दर्द से कराहते हुए लुमियन ने अपना हाथ माथे पर दबा लिया। क्या सच में? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? या ये सिर्फ आपकी कल्पना है? रिमोंड के चेहरे पर चिंता के भाव की जगह डर के भाव उभर आए। जैसे ही वह आगे पूछताछ करके ये पुष्टि करने वाला था कि क्या उसने पिछले दिन की घटनाओं को सिर्फ कल्पना समझा था, लुमियन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान खिल उठी। तुम बदमाश, फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे हो?
रेमोंड ने गुस्से में कहा, उसका गुस्सा काबू में नहीं रहा। तुम्हें अपनी गाली गलौज पर काम करने की जरूरत है। लुमियन ने निराशा से सिर हिलाते हुए ताना मारा। एवा भी तुमसे बेहतर गाली दे सकती है। कोडू गांव के प्रसिद्ध जूता बनाने वाले गुइलॉम लिजियर की खूबसूरत बेटी अवा लिजियर अब हंस चराने का काम करती थी। रेमोंड के चेहरे के भाव बदल गए और उसने बुदबुदाते हुए कहा, अवा। फिर उसने लुमियन की तरफ देखा। वह हमारी दोस्त है ना? लुमियन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। मेरे परिवार के गुइलॉम और एवा की चचेरी बहन अजेमा लिजिया के साथ ये तीनों किशोर एक दूसरे से अविभाज्य थे और अक्सर अपना पूरा दिन एक साथ बिताते थे। क्यों न हम एवा को भी अपने साथ शामिल कर ले ताकि वह इस किंवदंती के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में हमारी मदद करे। रेमोंड ने सुझाव दिया। जैसा कि आप जानते हैं, उसके पिता हमेशा कहते थे, शादी के समय दहेज क्यों देना पड़ता है। इस तरह कितने अच्छे परिवार बर्बाद हो गए। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। अगर उसे इस जांच से कुछ खजाना या इनाम मिल जाए तो शायद उसे राहत मिले। मैंने गांव के कई परिवारों के मुखियाओं को भी ऐसी ही बातें कहते सुना है, जिनमें हमारे पादरी भी शामिल हैं। लुमियन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। वे चाहते हैं कि उनके भाई हमेशा घर पर ही रहें। शादी भी कर लें तो भी वे अकेले घर बसाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा करने पर उन्हें संपत्ति बांटनी पड़ेगी और उन्हें उनका हक देना पड़ेगा। ल्यूमियन ने रेमोंड पर एक तिरछी नजर डाली और आगे कहा, इसलिए कई परिवार अपने बच्चों में से किसी एक को चरवाहा बनाना पसंद करते हैं। इस तरह उसकी शादी नहीं होगी और उसकी आमदनी भी निश्चित होगी। ज्यादातर मामलों में वह अपना गुजारा खुद कर सकता है। इस मुद्दे के निहितार्थों पर विचार करते हुए रेमोंड का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। उन्होंने इससे पहले कभी इस बारे में गहराई से नहीं सोचा था। यही वजह थी कि उसे लुमियन के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। हालांकि गांव के अधिकांश लोग मानते थे कि लुमियन का चरित्र खराब है और उसे झूठ बोलना और चालबाजी करना पसंद है, लेकिन वास्तव में वह अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक ज्ञानी था। दूसरी ओर रेमोंड को लगता था कि उसे कुछ खास ज्ञान नहीं है और वह अपना दिन बस अपने परिवार की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए एक तरह से खोया खोया सा गुजारता था। यह अच्छी बात है कि आपको पता है, लुमियन ने मन ही मन सोचा और फिर चतुराई से बातचीत को वापस उनकी जांच की ओर मोड़ दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। हमें जल्दी से पता लगाना होगा। हमें कल आवा मिल जाएगी। हाँ, हम गुइलॉम जूनियर और अजेमा को भी बाद में शामिल कर सकते हैं। इससे न केवल संभावित रूप से लाभ होगा, बल्कि यह एक रोमांचक गतिविधि भी होगी जो हमारी क्षमताओं को निखारने में मदद करेगी। गिलाउम जूनियर और अजेमा को भी लाओ। रेमोंड अनिच्छा से बड़बड़ाया। जितने ज्यादा लोग शामिल होंगे, पुरस्कार में उसका हिस्सा उतना ही कम होगा। इसके अलावा अगर वह उन्हें शामिल करता तो एवा का स्नेह जीतने की उसकी संभावना कम हो जाती। लुमियन ने अपनी निगाहों में थोड़ी दया और करुणा का भाव लिए उसे देखा। नासमझ बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि एवा तुम पर फिदा हो जाएगी? उसकी भौहें बहुत ऊंची हैं और वह सिर्फ अच्छे परिवार में ही शादी करना चाहती है। मेरे बारे में, एक खलनायक के बारे में उसके मन में कुछ अच्छी धारणा तो है, लेकिन वह खुद पर काबू रख सकती है। दारियज क्षेत्र में ऊंची भौहें होने का मतलब उच्च मानदंड होना था और वे किसी भी औसत दर्जे के व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होते थे। मेरी बहन हमेशा कहती थी कि एकता में शक्ति होती है, लुमियन ने सरल शब्दों में समझाया। वे कौन से बूढ़े लोग हैं जिनसे हमें मिलना चाहिए? आपने जांच नहीं की? रेमोंड ने आश्चर्य से पूछा। वैनकार्ड वाली घटना के बाद मेरे पास जांच करने की ऊर्जा कैसे बच सकती थी? लुमियन मुस्कुराया और चुटकी लेते हुए बोला, बेशक मैंने जांच की। मैं तो बस तुम्हारी जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता का परीक्षण कर रहा हूँ। रेमोंड को कोई संदेह नहीं था। गांव में 9 बुजुर्ग अभी भी जीवित हैं। उनकी उम्र लगभग मेरे दादाजी के बराबर है, या उनसे थोड़ी बड़ी है। 6 महिलाएं और 3 पुरुष। महिलाएं वाकई लंबी उम्र जीती हैं। लुमियन चुपचाप गहरी सोच में डूबा हुआ सुन रहा था। आखिरी 2 लोगों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वे दूसरे गांव से हैं और शादी के जरिए यहाँ आए हैं। चलिए नारोका से शुरू करते हैं। वह सबसे बड़ी है और शायद वॉलॉक वाली घटना के समय वह वयस्क रही होगी। नारोका का असली नाम वास्तव में नारोका नहीं था। यह उसके लिए सम्मान का एक उपनाम था। रिस्टन प्रांत में प्रतिष्ठित परिवारों की विवाहित महिलाएं या वे महिलाएं जो वास्तव में घर की मुखिया थीं, उन्हें मैडम की उपाधि धारण करने का अधिकार था। इसके अलावा उनके नाम में एक चिन्ह लगाकर उनकी स्त्रीत्व को दर्शाया जाता था,
और उनके नाम के आगे न लगाकर उनके अधिकार को उनके राज्य पर शासन करने वाली मैडम के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। मैडम पॉलिस का परिवार लंबे समय से पतन की ओर था और घर पर वे अपने पति बेओस्ट, जो प्रांतीय प्रशासक थे, के प्रति पूरी निष्ठा रखती थी। इसलिए उनके नाम के आगे ना या अ नहीं लगता था। उन्हें केवल मैडम कहकर ही संबोधित किया जा सकता था। नारोका कम उम्र में ही विधवा हो गई थी और परिणामस्वरूप उन्होंने परिवार के खातों का जिम्मा संभाल लिया। उनके दोनों बेटों के बालिग होने, शादी करने और अपने बच्चे होने के बावजूद उन्होंने परिवार की संपत्ति के प्रबंधन पर अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखा। कोडू में यह एक दुर्लभ घटना थी, जहां आमतौर पर पुरुष ही परिवार के मामलों की बागडोर संभालते थे। जिन परिवारों में पिता अनुपस्थित होते थे, वहां वयस्क होने पर सबसे बड़ा बच्चा स्वाभाविक रूप से अपनी मां से पूरे परिवार के प्रबंधन का अधिकार वापस ले लेता था। ठीक है, रीमुंड ने लुमियन के फैसले पर सवाल उठाए बिना सहमति दे दी। कुछ इमारतों के पास से गुजरते हुए लुमियन ने 2 मंजिला घर के सामने धूप सेंकते हुए 4 बुजुर्ग महिलाओं को अनौपचारिक रूप से बातचीत करते हुए देखा। वे एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे, एक दूसरे के शरीर पर जू पकड़ रहे थे, जो इंटिस गणराज्य के ग्रामीण इलाकों में मनोरंजन का एक रूप था जो लोगों को करीब लाने और स्नेह व्यक्त करने का काम करता था। क्या हम उससे अभी पूछें? रीमुंड हिचकिचाया। उसे चिंता थी कि किंवदंती के पीछे की सच्चाई की खोज पूरे गांव में फैल सकती है। थोड़ा और इंतजार करते हैं, लुमियन ने गंभीरता से जवाब दिया, ये जानते हुए कि गांव में कई अफवाहें ऐसी सभाओं के माध्यम से ही पैदा होती हैं और फैलती हैं। कुछ देर बाद बाकी 3 बूढ़ी औरतें एक एक करके चली गईं क्योंकि उन्हें घर पर अभी भी काम करना था। सुप्रभात, नारोका। लुमियन तुरंत उसके पास चली गई। नारोका के बाल भूरे थे और उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं। उसने खुरदुरे कपड़े से बनी एक गहरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके हाथ चिकन की खाल से ढके हुए थे, जबकि उसके चेहरे पर स्पष्ट धब्बे थे। और कब हमारे साथ आएगी? गांव में बहुत से लोग उसे याद करते हैं, नारोका ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे लगता है वे पुरुष थे। लुमियन ऐसी स्थिति में आ गया जहां वह अपनी बात कहने लगा जबकि दूसरा किसी और विषय पर बात कर रहा था और उसने उत्सुकता से पूछा, नारोका, क्या तुमने सचमुच किसी असली जादूगर को देखा है? वह जिसका ताबूत 9 बैल भी नहीं हिला सकते। नारोका के चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया। किसने कहा तुमसे ये? एक रात उसका दादा उसे यह बताने के लिए वापस आया। लुमियन बेतुकी बातें करने लगा। नारोका स्तब्ध रह गई। क्या आत्माएं सचमुच लौट सकती हैं? मेरे पापा ने मुझे बताया था कि पेपे ने अपने जीवित रहते हुए इसका जिक्र किया था, रेमुंड ने बीच में टोकते हुए कहा। वह लुमियन को बुजुर्ग महिला को धोखा देते हुए नहीं देख पा रहा था। नारोका का चेहरा उतर गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने बोलना शुरू किया। उनके निधन से पहले हम में से किसी को भी नहीं पता था कि वह एक जादूगर थे। उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था, जैसे तुम्हें नहीं पता कि और एक वॉरलॉक है। लुमियन ने मन ही मन सोचा। जब तक कि उसकी अचानक मृत्यु नहीं हो गई और वह उल्लू ऊपर से उड़कर नहीं गया, नारोका अपनी यादों में खोई हुई सी लग रही थी। उसकी बाकी कहानी भी उस किंवदंती से मिलती जुलती थी। ल्यूमियन ने और भी जोर लगाया। उस समय वह जादू का कहाँ रहता था? नारोका ने उसकी ओर एक नजर डाली। ये वही जगह है जहां आप और औरोरा भी रह रहे हैं। वॉरलॉक के दफनाने के बाद पादरी और कुछ अन्य लोगों ने उस जगह को लूटा और जलाकर राख कर दिया। 2-3 दशकों तक किसी ने भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार मामला भुला दिया गया। बाद में औरोरा आए और उसने घर के पुनर्निर्माण के लिए जमीन खरीद ली। हमारा घर। लुमियन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। यह जवाब उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। अचानक ही उसे एहसास हुआ कि ऐसी कई समस्याएं थीं जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। और की पैसा कमाने की कुशलता और उसकी रहस्यमय अलौकिक क्षमताओं को देखते हुए आखिर वह कोडू के ग्रामीण इलाके में क्यों बसना चाहेगी? प्रांतीय राजधानी बिगोरे, हलचल भरे कपड़ा उद्योग केंद्र सोहित या स्वयं राजधानी ट्राया जैसे शहर कहीं बेहतर विकल्प होंगे। भले ही और ताजी हवा और स्वच्छ वातावरण वाली जगह की तलाश में हो, इन शहरी केंद्रों में उसकी जरूरतों के अनुरूप कई जगहें मौजूद थीं। औरों ने एक बार उससे कहा था, छिपने का सबसे अच्छा तरीका किसी बड़े शहर में छिपना है। लुमियन का दिमाग तेजी से सोचने लगा क्योंकि वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। आज उसे पता चला कि औरों ने जिस जमीन को अपना घर बनाने के लिए चुना था, जिस जमीन पर उनका घर बना था, वह कभी एक शक्तिशाली जादूगर की थी। उस जादूगर को कहाँ दफनाया गया है?
रेमोंड ने अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण बीच में ही टोकते हुए पूछा। ल्यूमियन के घर में धन मिलने की कोई उम्मीद न होने के कारण वह केवल यही आशा कर सकता था कि जादूगर के शरीर में किसी प्रकार का मूल्यवान रहस्य छिपा हो। नारोका ने मजे से कहा, ये तो वाकई एक बड़ा मामला था। इससे पादरी को जरूर चेतावनी मिल गई होगी। पुराने समय में 9 बैलों को इकट्ठा करके ताबूत को गिरजाघर के बगल वाले कब्रिस्तान तक खींचा जाता था। पादरी उसे शुद्ध करने के लिए एक अनुष्ठान करते थे। अंततः शरीर का दाह संस्कार किया जाता था और अवशेषों को एक कब्र में दफना दिया जाता था। रेमोंड अपनी निराशा छिपा नहीं सका और बुदबुदाया, मैं समझ गया। तुम क्यों पूछ रहे हो? नारोका ने सवाल पूछने से पहले रेमोंड के चेहरे को गौर से देखा। लुमियन खिलखिलाकर हंसा और एक ऐसी कहानी गढ़ी जो मनगढ़ंत लग रही थी। हम जादूगर के खजाने की तलाश में हैं। बच्चे, दिवास्वप्न देखने में अपना समय बर्बाद मत करो, नारोका ने चेतावनी दी। समझ गया, लुमियन ने विनम्रता से उत्तर दिया। लुमियन और रेमुंड ने नारोका को विदाई दी और शहर के चौक की ओर चल पड़े। कोई उम्मीद नहीं है, लुमियन? बिल्कुल भी नहीं, रेमुंड ने बुदबुदाते हुए कहा। जैसे ही वे एक इमारत के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, उसका मनोबल गिरता चला गया। बिल्कुल, जो कुछ भी जलाया जा सकता था, वह जला दिया गया है। जो कुछ भी लिया जा सकता था, वह दशकों पहले ले लिया गया था, लुमियन ने सहमति में सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। अपनी निराशाजनक स्थिति के बावजूद लुमियन अपने सपने में मिले अवसर के कारण निराश नहीं हुआ। रेमुंड सहमत हो गया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। सारी कहानियों में से केवल वह मनहूस उल्लू ही बचा है। लुमियन की आंखें चमक उठी जब उसने गांव के उस पार जंगल की ओर देखा। उल्लू, उसने धीरे से कहा। रेमुंड भयभीत होकर पीछे हट गया और जल्दी से बोला, लेकिन ये तो वर्षों पहले मर गया होगा। वह उल्लू और अन्य दुष्ट प्राणियों के साथ मेलजोल रखने वालों में से नहीं था। दक्षिण में स्थित इंटिस में उल्लू, नाइटिंगेल और कौवे को अशुभ प्राणी माना जाता था जो राक्षसों की सेवा करते थे, मानव आत्माओं को चुराते थे और केवल दुर्भाग्य लाते थे। अध्याय 8। उल्लू। यह विचार लुमियन के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा, लेकिन वह इसे अमल में लाने के लिए खास उत्सुक नहीं था। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि जादूगर की मृत्यु के बाद वर्षों बीत चुके थे और उल्लुओं का जीवनकाल मनुष्यों की तुलना में बहुत कम था, पहाड़ में पक्षियों की विशाल संख्या लुमियन को पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त थी। वे चीजें हद से ज्यादा थीं। उस उल्लू पर कोई खास निशान नहीं है। नहीं, लोककथाओं में उल्लू के बारे में कोई खास जिक्र नहीं था। नारोका ने सब कुछ नहीं बताया। हमने ठीक से पूछताछ नहीं की। वह अपने विचारों से बाहर आया और रेमुंड को आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। एक जादूगर से बंधा हुआ उल्लू 100 साल तक जीवित रह सकता है। जब रेमुंड भय से कांप रहा था, तो उसने शांत स्वर में उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे मित्र। यह मेरा अंतिम उपाय है। मैं किसी राक्षस का सामना नहीं करना चाहता। शायद हमें किसी अन्य अनुभवी ऋषि से परामर्श लेना चाहिए। नारोका ने शायद किसी महत्वपूर्ण सुराग को नजरअंदाज कर दिया हो। उस आदमी का लहजा मोहक हो गया और उसने आगे कहा, अगर मैं एक जादूगर होता, तो मैं अपना सारा खजाना अपने पास या अपने घर में नहीं रखता। मैं कुछ खजाना छिपा कर रखता, ताकि अगर धर्म जांच दल मुझ पर हमला करे तो मेरे पास उसका इस्तेमाल कर सकूं। मेरे पास अपना सामान इकट्ठा करने का समय नहीं होता। जब मुझे भागना पड़ता, तो मैं बिल्कुल बेसहारा हो जाता। चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन की जांच समिति जादूगरों और चुड़ैलों का शिकार करने के लिए कुख्यात थी। उनके वीरतापूर्ण कारनामों का पूरे ग्रामीण इलाकों में जश्न मनाया जाता था। रेमुंड का चेहरा उत्साह से चमक उठा और उसने कहा, आप सही हैं। उन्होंने भावुक भाव से कहा, ये बहुत दुख की बात है। इतने साल बीत गए, चर्च द्वारा खोजी गई संपत्ति तो सदियों पहले ही खर्च हो चुकी होगी। मेरे दोस्त, यह एक खतरनाक विचार है, लुमियन ने चिढ़ाते हुए कहा। फिर भी वे निडर होकर पेरे पेरे, नाफिरिया और मौरी परिवार के अन्य बुजुर्गों से मिलने जाते रहे। हालांकि उनकी प्रतिक्रियाएं नारोका की प्रतिक्रियाओं से मिलती जुलती थीं, लेकिन लुमियन और रेमुंड अपने नए अनुभव के दम पर अधिक जानकारी निकालने में कामयाब रहे। उदाहरण के लिए, उल्लू मध्यम आकार का था और अपनी प्रजाति के अन्य उल्लुओं जैसा दिखता था। उसकी चोंच नुकीली थी, चेहरा बिल्ली जैसा था, भूरे रंग के पंखों पर जगह जगह धब्बे थे, आंखें भूरे पीले रंग की थीं और पुतलियां काली थीं। हालांकि ये औसत उल्लू से बड़ा था और इसकी आंखें घूमती हुई प्रतीत होती थीं। यह अपनी प्रजाति के अन्य उल्लुओं की तरह कठोर या मंदबुद्धि नहीं था। इन सभी विशिष्टताओं के कारण उल्लू उनके वर्णनों में और भी भयावह प्रतीत होता था।
लगता है हम एक बंद गली में आ गए हैं, ल्यूमियन ने रेमुंड से कहा जब वे शहर के चौक की ओर जा रहे थे। हमें अन्य किंवदंतियों पर ध्यान देना चाहिए। रेमुंड अब उतना निराश नहीं था जितना पहले था। सहमत हूँ, लेकिन हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? यह युवक तो बहुत ही सक्रिय और मेहनती है। ल्यूमियन ने मन ही मन रेमुंड के उत्साह और लगन की प्रशंसा की और उसके लिए एक पुरस्कार तैयार किया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, अपना समय लो और इस पर विचार करो। हम कल चर्चा करेंगे। मैं आज दोपहर तुम्हें युद्ध तकनीक सिखाऊंगा। अद्भुत, रेमुंड ने अप्रत्याशित निर्देश से अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा। और एक कुशल योद्धा थी। आखिर गांव के उन क्रूर और हिंसक पुरुषों का सामना वह और कैसे कर सकती थी? उसका छोटा भाई भी शायद उतना ही कुशल था। रेमुंड ग्रेग को विदाई देने के बाद ल्यूमियन अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया। चलते चलते उसने देखा कि पुरुषों का एक समूह उसकी ओर आ रहा है। नेता अपनी युवावस्था में थे। उनकी लंबाई 1.7 मीटर से अधिक नहीं थी। उन्होंने सफेद वस्त्र पहन रखा था और उनके बाल हल्के काले थे। शाही अंदाज और शालीन चेहरे की विशेषताओं के साथ उसकी नाक की नोक थोड़ी सी मुड़ी हुई थी, जो स्पष्ट घृणा और द्वेष को दर्शाती थी। जब उसने अपनी नीली आंखों से ल्यूमियन को घूरा, कोडू में स्थित इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के पादरी गुइलॉम बेनेट के अलावा और कोई नहीं। मैं काफी समय से आपके आने का इंतजार कर रहा था, गुइलॉम बेनेट ने भारी स्वर में गरजते हुए कहा। क्या आप जानबूझकर उन विदेशियों को गिरजाघर में लाए हैं? ल्यूमियन ने चुपके से एक कदम पीछे हटते हुए खुद को समझाने की कोशिश की। मुझे लगा कि तुम अंदर सो रहे हो। उसने पादरी के छोटे भाई पोन्स बेनेट को गुइलॉम बेनेट के बगल में खड़े देखा था। पोन्स लगभग 30 वर्ष का था, हट्टा कट्टा, दबंग और दबंग स्वभाव का था। उनके साथ मौजूद अन्य व्यक्ति पादरी के गुर्गे थे। ल्यूमियन के पीछे हटते ही गुइलॉम बेनेट ने पोन्स को एक नजर के इशारे से संकेत दिया। पोन्स बेनेट की मुस्कान भयावह हो गई और वह आगे की ओर झपटा, दहाड़ते हुए बोला, बदमाश, अब समय आ गया है कि तुम जान लो कि यहाँ पिता कौन है। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, पोन्स ने अपने कदम तेज कर दिए और ल्यूमियन पर झपट पड़ा। बाकी क्रूर प्राणी भी उसके पीछे पीछे आ गए। कोडू में, जहां तर्क का कोई स्थान नहीं था और क्षमा याचना अनसुनी कर दी जाती थी, वहां केवल क्रूर बल ही सम्मान पाने का एकमात्र तरीका था। पादरी गुइलॉम बेनेट इस बात को भली भांति जानते थे, क्योंकि वे पहले भी अनगिनत बार हिंसा का सहारा ले चुके थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि ल्यूमियन ने बाहरी लोगों को गिरजाघर में प्रवेश कराया है, तो पादरी ने तुरंत कार्रवाई की। वे उस बदमाश को पकड़कर तब तक पीटने के लिए दृढ़ थे जब तक कि वह 1 महीने के लिए बिस्तर पर न पड़ जाए। पादरी ल्यूमियन को उसकी गलतियों का एहसास कराना चाहते थे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि कोई उसकी गुस्ताखी की कीमत न चुका दे। बेशक उसे और से बचना ही था। कानून के लिहाज से उसे केवल प्रशासक और क्षेत्रीय न्यायाधीश बेओस्ट को सूचित करना था। शहर के शेरिफ द्वारा ग्रामीण इलाकों में ऐसे मामूली मामले की जांच करने की संभावना कम ही थी। एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते बेओस्ट किसी स्थानीय पादरी को तब तक नाराज नहीं करता जब तक कि हितों का कोई महत्वपूर्ण टकराव न हो। गुइलॉम बेनेट ने खुद को भाग्यशाली समझा कि विदेशियों ने प्रशासक की पत्नी मैडम पुआलिस के साथ उसके प्रेम प्रसंग के बारे में किसी को नहीं बताया था। उसे अभी भी इस बात की जानकारी नहीं थी। उनकी गति के बावजूद ल्यूमियन उनसे कहीं अधिक फुर्तीला था। पोन्स के बोलते ही ल्यूमियन मुड़ा और तेजी से भाग गया। वह पादरी के चरित्र और तौर तरीकों से परिचित था। इससे पहले एक ग्रामीण ने गुइलॉम बेनेट पर कई रखेले रखने और शाश्वत धधकते सूर्य से प्राप्त चढ़ावे का गबन करने का आरोप लगाया था। उसने गांव में अन्य लोगों को भी लगातार परेशान किया था और एक धर्मगुरु की तरह व्यवहार नहीं करता था। बाद में एक दोपहर उस ग्रामीण की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। धड़ 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 ल्यूमियन हवा की तरह दौड़ा। अपने पापा का इंतजार करो, है ना? अपने पिता का इंतजार करो। पोन्स उसका पीछा करते हुए चिल्लाया। उसकी गति भी धीमी नहीं थी। बदमाश उसके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। मुख्य सड़क पर भागने के बजाय ल्यूमियन तेजी से पास के एक घर में घुस गया। परिवार रसोई में दोपहर का भोजन तैयार कर रहा था, तभी अचानक उन्होंने एक अजनबी को अंदर घुसते देखा। एक झटके में ल्यूमियन उनके पास से तेजी से गुजरा और पीछे की ओर रसोई की खिड़की से बाहर कूद गया। जब तक पोन्स और उसके साथी अंदर आए, तब तक मकान मालिक को होश आ चुका था। वह खड़ा होकर उनका सामना करने लगा और पूछा, क्या हो रहा है? तुम सब क्या कर रहे हो? रास्ते से हट जाओ, बूढ़े आदमी। पोन्स ने मकान मालिक को जोर से धक्का देकर एक तरफ कर दिया, लेकिन इससे उसकी गति धीमी हो गई।
डॉट 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 जब वे खिड़की पर पहुंचे और बाहर कूद गए, तब तक लुमियन पहले ही दूसरे रास्ते में गायब हो चुका था। कुछ देर तक उसका पीछा करने के बाद वे लुमियन को पूरी तरह से नजरों से ओझल कर गए। सेक्रे ब्लू से चेन्स फोर्स पोन्स ने सड़क किनारे थूक दिया। डॉट 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 अर्धभूमिगत 2 मंजिला आवास के बाहर लुमियन ने हौंफते हुए सांस ली, फिर अंततः दरवाजा खोला और घर में ऐसे प्रवेश किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। 1 2 3 4 2 2 3 4 लयबद्ध चीखों की एक श्रृंखला उसके कानों में गूंज उठी। ल्यूमियन ने रसोई के दूसरी ओर खाली जगह पर नजर डाली और औरोर के सुनहरे बालों को पोनीटेल में बंधा हुआ देखा। उसने हल्के पीले रंग की कमीज, तंग सफेद पैंट और गहरे रंग के भेड़ की खाल के जूते पहने हुए थे और वह उछल कूद कर रही थी और पसीने से भीगी हुई थी। कोडू में पहली मंजिल पर रसोई ने अधिकांश जगह घेर रखी थी, जो परिवार का केंद्र बिंदु थी। खाना पकाने और खाने का काम यही होता था, साथ ही मेहमानों का स्वागत भी यही किया जाता था। वो फिर से व्यायाम कर रही है। लुमियन को औरोर की सनक की आदत थी और उसके व्यायाम के नियमित कार्यक्रम से उसे कोई हैरानी नहीं हुई। पूछताछ किए जाने पर औरोर अक्सर बिना कोई कारण बताए अजीबोगरीब हरकतें करती थी। कम से कम व्यायाम करना फायदेमंद तो है ही, और यह आंखों के लिए भी एक शानदार नजारा है। लुमियन ने चुपचाप गौर किया। डॉट 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 कुछ देर बाद औरोर रुकी और काले टेप रिकॉर्डर को बंद करने के लिए नीचे बैठ गई। उसने लुमियन से सफेद तौलिया लिया और माथे से पसीना पोंछते हुए उसे निर्देश दिए। याद रखना, आज दोपहर हमारा युद्ध अभ्यास है। मुझे पढ़ाई करनी है और युद्ध कला सीखनी है। क्या आप मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद नहीं कर रहे हैं? लुमियन ने बेपरवाही से बुदबुदाया। औरोर ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और जवाब दिया, आपको याद रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य नैतिकता, बुद्धि, शारीरिक बनावट, सौंदर्य शास्त्र और श्रम की 5 शिक्षाओं का व्यापक विकास है। जैसे जैसे वह बोलती गई, उसकी खुशी बढ़ती गई, मानो वह किसी खूबसूरत या मनोरंजक घटना को याद कर रही हो। मैं नैतिक शिक्षा में पहले ही असफल हो चुका हूँ, लुमियन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उन्होंने पूछा, किस तरह की लड़ाई? जिन बातों को वह समझ नहीं पाया, उनमें से एक ये थी कि औरोर, जो देखने में नाजुक और दुर्बल लगती थी, युद्ध कला में माहिर थी। उसने अनेक युद्ध तकनीकों में महारत हासिल कर रखी थी और उसे आसानी से पराजित कर सकती थी। औरोर ने गंभीरता से विचार किया, थोड़ा आगे झुकी और लुमियन की आंखों में देखा। फिर वह दिल खोलकर हंसी और बोली, आत्मरक्षा। लुमियन ने हैरानी से कहा, क्या ये लड़कियों के लिए नहीं है? औरोर सीधी खड़ी हुई और गंभीरता से सिर हिलाते हुए बोली, लड़कों को बाहर निकलते समय अपनी सुरक्षा खुद ही करनी चाहिए। कौन कहता है कि लड़कों का सामना विकृत मानसिकता वाले लोगों से नहीं होता? उसके होठों पर मुस्कान अब छिपी नहीं थी। लुमियन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन मजाक कर रही है या गंभीर है, इसलिए वह चुप रहा और उसने सफेद तौलिया उठाया और सीढ़ियों की ओर चल दिया। अचानक उसे अपने पैर के नीचे कुछ कसने का एहसास हुआ, मानो वह किसी बाधा से टकरा गया हो। वह लड़खड़ाकर आगे गिर पड़ा। हवा में ही लुमियन ने जल्दी से अपने पेट की मांसपेशियों को सिकुड़ा, अपना हाथ बढ़ाया और बगल वाली कुर्सी पर झुक गया। उसने कलाबाजी मारी और बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर उतरा। औरोर ने अपना पैर पीछे खींच लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। लड़ाई के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है हर समय सतर्क रहना। किसी को भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। याद रखना, मेरे नौसिखिए भाई। उसका दाहिना हाथ पहले ही लुमियन की पीठ को जकड़ चुका था, लेकिन जब उसने देखा कि उसने अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया है, तो उसने हाथ छोड़ दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, लुमियन ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने इस मामले पर विचार किया और महसूस किया कि यह विश्वास व्यर्थ था। उसे याद ही नहीं था कि वह कितनी बार औरोर की दया पर निर्भर रहा था। औरोर को खांसी आए और उसने अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित किया। उस महिला के साथ कैसा रहा? लुमियन ने उनकी बातचीत का संक्षिप्त सारांश देते हुए कहा, मैं सपने के बारे में विस्तार से बताने से पहले आपके दोस्तों के जवाब का इंतजार करना चाहता हूँ। समझदारी भरा फैसला, औरों ने पुष्टि की। ल्यूमियन ने विषय बदल दिया। दोपहर के भोजन के लिए क्या है? हमारे पास आज सुबह का बचा हुआ टोस्ट है। मैं आपके लिए 4 और लैम्ब चॉप भून दूंगी, औरों ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। आपका क्या ख्याल है? लुमियन ने पूछा। औरों ने सहज भाव से कहा, मैं बस ट्रफल बैम्बू चिकन श्रट्स लूंगी, जिसके ऊपर थोड़ा पनीर और प्याज का सूप होगा। मैंने पिछली बार इसे आजमाया था और मुझे ये काफी अच्छा लगा था। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह अचानक जम सी गई।
अगले ही पल उसने अपने कानों को ढकने के लिए हाथ ऊपर उठा लिए। उसके चेहरे की मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, जिससे वह कुछ हद तक खूंखार दिखने लगी। लुमियन चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में चिंता और आशंका भरी हुई थी। कुछ देर बाद औरोर ने गहरी सांस छोड़ी और अपने सामान्य स्वभाव में लौट आई। उसका माथा एक बार फिर पसीने से भीग गया था। क्या हुआ? लुमियन ने पूछा। औरोर मुस्कुराए और बोली, मेरे कानों में फिर से झंझनाहट होने लगी है। तुम्हें पता ही है कि मुझे ये पुरानी समस्या है। ल्यूमियन ने आगे कोई पूछताछ नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कहा, ठीक है, तो मैं दोपहर का भोजन तैयार करता हूँ। आप आराम करें। हर बार ऐसा होने पर असाधारण क्षमताओं के लिए उसकी लालसा और भी प्रबल हो जाती थी, क्योंकि यह एक अत्यावश्यक मामला बन जाता था। अध्याय 9। पत्रिका। जैसे ही रात हुई, लुमियन ने अपने उन पड़ोसियों से निपटना समाप्त कर दिया जो ओवन उधार लेने आए थे। वह दूसरी मंजिल पर गया और उस कमरे में दाखिल हुआ जो औरोर के अध्ययन कक्ष के रूप में इस्तेमाल होता था। कोडू में बहुत से लोग गरीब थे और उनके पास अपने ओवन या बड़े चूल्हे खरीदने के पैसे नहीं थे। जब उन्हें रोटी सेंकनी होती थी या मांस पकाना होता था, तो उन्हें दूसरों से उधार लेकर वही इस्तेमाल करना पड़ता था। इस मामले में औरोर हमेशा उदार और सहयोगात्मक रही थी। कोई भी उसका ओवन उधार ले सकता था, लेकिन उन्हें ईंधन का खर्च खुद उठाना पड़ता था या अपना कोयला और लकड़ी खुद लानी पड़ती थी। फिलहाल उसने अपनी सफेद रेशमी नाइट ड्रेस पहन रखी थी और एक आराम कुर्सी में सिमटकर बैठी थी। उसका पूरा ध्यान डेस्क पर रखे तेज रोशनी वाले बैटरी से चलने वाले लैंप के नीचे रखी किताब पर था। लुमियन उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने लापरवाही से किताबों की अलमारी से एक पतली किताब निकाली और कोने में बैठ गया। हिडन वेल, ये किस तरह की पत्रिका है? लुमियन ने रहस्यमय प्रतीकों से सजे कवर को देखते हुए सोचा। उसने तेजी से पन्ने पलटे, और जितना अधिक वह पढ़ता गया, उतना ही वह आश्चर्यचकित होता गया। इस पत्रिका ने मानव आत्मा के अस्तित्व का गहन अध्ययन किया। इसमें बताया गया कि सभी प्राणियों में आत्मा होती है, और विभिन्न आत्माओं के बीच गुप्त संचार विधियों के माध्यम से कई प्रकार की सहायता प्राप्त की जा सकती है। चाहे कोई कितना भी धर्मनिष्ठ क्यों न हो, चाहे वह कभी कभार ही प्रार्थना करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए इटर्नल ब्लेजिंग सन गिरजाघर जाता हो, ल्यूमियन के मन में दो शब्द अवश्य कौंध जाते थे: अपवित्रता, वर्जित। एक जादूगरनी होने के नाते, जिसकी असली पहचान उजागर होने पर निश्चित रूप से धर्म सभा द्वारा उसे आग में जला दिया जाता, और के लिए अपने निवास पर ऐसी पुस्तकें रखना प्रथागत था। हालांकि ल्यूमियन समझ गया था कि इस पत्रिका को प्रकाशन के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त थी। क्या ऐसी बात को खुलेआम प्रकाशित किया जा सकता है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि प्रकाशन संबंधी सेंसरशिप हमेशा से ही बहुत सख्त रही है? या फिर यह नकली परमिट है? लुमियन ने औरोर की ओर देखा और पूछा, क्या यह प्रतिबंधित पत्रिका है? औरोर ने अपनी किताब से नजरें हटाईं और अपने भाई की ओर देखा। उसने बेपरवाह लहजे में जवाब दिया, पहले ये गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाली कहानी थी। बाद में किसी कारणवश ये सेंसरशिप से बच गई और आधिकारिक तौर पर प्रकाशित हो गई। इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च को इसकी परवाह नहीं थी और उन्होंने चुपचाप सहमति दे दी। फिक्शन। लुमियन अपनी बहन के शब्दों के चुनाव से अचंभित रह गया। बेशक ये तो काल्पनिक कहानी है, आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, है ना? और हंस पड़ी। अगर इसमें लिखी बातें सच हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसे प्रकाशित किया जा सकता है? अगर आप इसमें लिखी विधि का पालन करेंगे, तो मानसिक रूप से कमजोर और विक्षिप्त होने के अलावा कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा। हाँ, कभी कभार कुछ वास्तविक बातें होंगी, लेकिन उचित भाषा के बिना, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, सब व्यर्थ होगा। यह एक जादूगर का पेशेवर मूल्यांकन था। ठीक है, लुमियन अपनी निराशा नहीं छिपा सका। मुझे बस यह अजीब लगता है कि इसे प्रकाशित किया जा सकता है। औरोर ने गहरी सांस ली। उसके फूले हुए गालों ने उसके चिंतन को और भी स्पष्ट कर दिया। मुझे भी नहीं पता क्यों। शायद इसलिए कि आजकल दुनिया में अलौकिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है और इन्हें छुपाना मुश्किल होता जा रहा है। जनता को इनके बारे में ज्यादा जानकारी हो रही है और सरकार भी इन विषयों पर अपनी पकड़ धीरे धीरे ढीली कर रही है। इसीलिए ऐसी किताबें छप रही हैं। ट्राया में साइकिक, लोट्स और आर्केन सबसे लोकप्रिय पत्रिकाएं हैं। ये सभी मेरी किताबों की अलमारी में हैं। अगर आप सराय के लिए ज्यादा यथार्थवादी कहानियां लिखना चाहते हैं, तो इन्हें जरूर पढ़ें। हाँ, लुमियन ने उत्सुकता से जवाब दिया। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। उसी समय उसने अपने दिल की गहराई में एक उदास आह भरी। औरोर के पास मौजूद पुस्तकों का संग्रह वास्तव में प्रभावशाली और विविधतापूर्ण था।
इन ग्रंथों और औरों के कभी कभार दिए गए स्पष्टीकरणों की बदौलत लुमियन एक ऐसा लड़का जिसने अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ दी थी, उस दुनिया, महाद्वीप और राष्ट्र की उचित समझ हासिल करने में कामयाब रहा जिसे वह अपना घर कहता था। दुनिया दो विशाल महाद्वीपों में बंटी हुई थी, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में, जो खतरनाक बरसेक सागर से अलग थे, जहां भयंकर तूफान उन सभी को तबाह कर देते थे जो इसके जलक्षेत्र में नौकायन करने का साहस करते थे। लेकिन असली रहस्यमयी भूमि पूर्व और पश्चिम में, पौराणिक पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपों पर स्थित थी। आज तक किसी ने भी वहां कदम नहीं रखा था, और कुछ लोग तो ये भी संदेह करते थे कि क्या वे वास्तव में अस्तित्व में भी हैं। ल्यूमियन और औरोर उत्तरी महाद्वीप के मध्य में स्थित इंटिस गणराज्य में रहते थे। यह एक ऐसा राष्ट्र था जिसके पश्चिम में कोहरे का सागर, उत्तर में फैसेक साम्राज्य और पूर्व में होर्नासिस पर्वत श्रृंखला और लोएन साम्राज्य स्थित थे। दक्षिण में फेयनापोटा साम्राज्य, लेनबर्ग और मासिन स्थित थे। फेयनापोतर साम्राज्य और लोएन साम्राज्य के बीच बसे छोटे छोटे देश, जैसे सेगर, लेनबर्ग और मासिन, सामूहिक रूप से दक्षिण मध्य क्षेत्र के देश कहलाते थे। वे सभी ज्ञान और बुद्धि के देवता में आस्था रखते थे। दक्षिणी महाद्वीप पहले ही उत्तरी महाद्वीप की विभिन्न शक्तियों के अधीन आ चुका था। चाहे वह बलम साम्राज्य हो, पास साम्राज्य हो, हागिंटी साम्राज्य हो या कोई अन्य राष्ट्र, उन सभी ने अपनी स्वायत्ता लगभग खो दी थी। फिर भी पराजितों के हृदयों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक प्रचंड प्रतिरोध की भावना प्रबल थी। उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीपों को विभाजित करने वाले बरसेक सागर के अलावा अन्य विशाल सागर भी थे। इंटिस गणराज्य के पश्चिम में कोहरे का सागर, लोएन साम्राज्य के पूर्व में सोनिया सागर, फैसेक साम्राज्य के उत्तर में उत्तरी सागर और दक्षिणी महाद्वीप के दक्षिण में ध्रुवीय सागर। इन्हें सामूहिक रूप से 5 सागरों के नाम से जाना जाता था। उत्तरी महाद्वीप के सभी राष्ट्रों में लोएन साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था, और इंटिस गणराज्य उससे कुछ ही पीछे था। पिछले युद्ध में पराजित फैसेक साम्राज्य चौथे स्थान पर आ गया था। फेयनापोटा साम्राज्य तीसरे स्थान पर आसीन हो गया था, और दक्षिण मध्य क्षेत्र के देशों में लेनबर्ग का वर्चस्व था। कोडू के साधारण लोगों की तुलना में, जो केवल इंटिस गणराज्य, फेयनापोटा साम्राज्य और लेनबर्ग के बारे में जानते थे, लुमियन व्यवहारिक रूप से एक मानचित्रकार था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि कोडू गांव के चरवाहे केवल अपने पड़ोसी राज्यों फेयनापोटा और लेनबर्ग तक ही यात्रा करते थे। उन्हें इन क्षेत्रों की सीमित जानकारी थी। दारी के क्षेत्र के उत्तरी गांवों के लोग भी उतने ही संकीर्ण थे। आसपास की बस्तियों के अलावा वे केवल ट्रायल, सुहित और कुछ अन्य महानगरों के नाम ही बता सकते थे। ल्यूमियन अक्सर हैरान रह जाता था, और को इतना विशाल ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। उसने जितनी भी पाठ्य पुस्तकें पढ़ी, वे सभी और द्वारा लिखी गई थी, और उसकी सभी अभ्यास परीक्षाएं भी उसी ने तैयार की थी। और के पास उन किताबों में मौजूद हर प्रश्न का उत्तर था। लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा चौंका दिया, वह थी युद्ध कला के विभिन्न रूपों में उनकी विशेषज्ञता। ये बात सचमुच हैरान करने वाली थी कि 20 साल की एक महिला इतना ज्ञान कैसे अर्जित कर सकती है। कुछ लोग तो 50 या 60 साल जीने के बाद भी इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। क्या ये एक सच्चे जादूगर के निर्माण खंड हो सकते हैं? लुमियन ने फिर से ऊपर देखा और सोच में डूबी हुई औरोर को निहारा। जब औरोर पढ़ते हुए अपने गालों पर थपथपा रही थी, तो वह किसी विद्वान या जादूगरनी जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। औरोर ने लुमियन की निगाहें पकड़ ली और पूछा, तुम किसे घूर रहे हो? लुमियन ने झट से विषय बदल दिया। पिछली बार आपने कहा था कि मेरे पास कॉलेज प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक ज्ञान है। औरोर ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, सैद्धांतिक रूप से किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल सकता है, लेकिन चूंकि मैंने वह विशेष परीक्षा कभी नहीं दी, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि उसमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। रोसेल ने जनता पर काफी असर डाला है। आह, शायद यह अच्छी बात है। निस्संदेह, सम्राट रोसेल के शासनकाल में ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा की शुरुआत हुई थी, और यह आज तक शैक्षणिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। औरोर के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने लुमियन को एक शरारती मुस्कान दी और पूछा, आज तुम हमेशा की तरह सराय में रुककर वहां के लोगों को अपनी कहानियां क्यों नहीं सुना रहे हो? मैं सचमुच में शराबी नहीं हूँ, लुमियन ने अपनी पत्रिका के पन्ने पलटते हुए जवाब दिया। घर पर पढ़ना भी उतना ही आनंददायक है, और इससे मेरी घबराहट कम होती है और मेरा मन शांत होता है, लुमियन ने धीरे से कहा। औरोर ने सिर हिलाया और कमरे के कोने में ल्यूमियन की जगह की ओर एक नजर डाली। तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? दयनीयता, कमजोरी और बेबसी का नाटक क्यों कर रहे हो? पास आओ। रात में पढ़ने के लिए तुम्हें उचित रोशनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी आंखों को तकलीफ होगी।
लुमियन ने सोचा, और को शब्दों का जादू आता है। हालांकि मैं दया, कमजोरी और बेबसी का अर्थ समझती हूँ, फिर भी यह एक अजीब संयोजन है। अब तक उसकी इन विचित्रताओं से परिचित हो चुकी लुमियन ने एक कुर्सी उठाए और उस डेस्क के पास चली गई जहां और बैठी थी। दोनों ने शाम को चुपचाप पढ़ते हुए बिताया। बीच बीच में बातें करते रहे। उनकी सांसों की आवाज पन्नों की सरसराहट और खिड़की से आती हल्की हवा के साथ घुल-मिल रही थी। शांति और सुकून का माहौल था। और को शुभ रात्रि कहते हुए लुमियन चुपके से अपने कमरे में वापस चला गया। उसने अपना कोट उतारा और कुर्सी की पीठ पर टांग दिया। वह वैन कार्ड को अपने साथ बिस्तर पर ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इससे केवल संदेह ही पैदा होता, और उसकी बहन ने हर समय उस पर कड़ी नजर रखने की कसम खाई थी। डॉट 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 जैसे ही वह बिस्तर के पास पहुंचने वाला था, लुमियन वहीं जम गया। उसका दिल एक धड़कन चूक गया। उसकी पैनी निगाहें कमरे में चारों ओर दौड़ी, और उसने उस कुर्सी को समायोजित किया जो आमतौर पर तिरछे कोण पर रखी होती थी, ताकि वह खिड़की की ओर मुंह कर सके। फिर वह बिस्तर पर लेट गया और अपने बगल में अलमारी पर रखे मिट्टी के तेल के दीपक को बुझा दिया। जैसे ही लुमियन गहरी नींद में डूब गया, वह अचानक चौंक कर जाग गया। कमरा घने भूरे रंग के कोहरे से घिरा हुआ था। लुमियन, जो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, ने शांत भाव से अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया और एक बात समझ में आई। रात को सोने से पहले उसने जिस कुर्सी को बड़ी सावधानी से व्यवस्थित किया था, वह उसके सपने में भी उसी तरह एक कोण पर रखी हुई थी, जैसे वह पहले वास्तविकता में हुआ करती थी। इससे ये संकेत मिलता है कि जिस स्वप्नलोक में वह प्रवेश कर चुका था, वह वास्तविकता का सटीक प्रतिबिंब नहीं था। शायद यह उसकी गहरी अवचेतन इच्छाओं की अभिव्यक्ति थी। हालांकि लुमियन इसका अर्थ नहीं समझ सका, लेकिन वह जानता था कि यह एक यादगार अनुभव था। वह खिड़की के पास गया, अपने हाथ चौखट पर रखे और बाहर देखने लगा। भूरे लाल पत्थरों और लाल भूरी मिट्टी से बना पहाड़ और उसके चारों ओर की ढह चुकी इमारतें अभी भी मौजूद थीं। उस जगह की भयानक खामोशी इतनी भयावह थी कि कान सुन्न हो रहे थे। डॉट 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 समय तेजी से बीत गया। काफी सोच विचार के बाद लुमियन ने एक दृढ़ निर्णय लिया। वह आज रात इलाके की प्रारंभिक पड़ताल के लिए निकलेंगे। सड़कों पर बिताए उनके बीते जीवन ने उन्हें एक कर्मठ व्यक्ति बना दिया था। लेकिन वह जल्दी से नीचे नहीं भागा। इसके बजाय उसने अलमारी खोली और उसमें कपड़े रखने लगा। उसे ठंड से बचने के लिए इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वह इस तरह से अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाना चाहता था। उसने सूती कमीज, सूती पैंट और चमड़े की जैकेट उठाए और शरीर को फैलाकर देखा कि वे ठीक से फिट हो रही हैं या नहीं। इससे ज्यादा कपड़े पहनने से उसकी फुर्ती में बाधा ही आती, और ऐसी स्थिति में फुर्ती बहुत जरूरी थी। अपनी वर्तमान स्थिति के अनुकूल होते हुए लुमियन के मन में अचानक एक विचार आया। यह मेरा सपना है, क्या मुझे वह सब कुछ नहीं मिल सकता जो मैं चाहता हूँ? इसी इरादे से वह मन ही मन बुदबुदाया, मुझे एक कवच और एक रिवॉल्वर चाहिए। मुझे एक कवच और एक रिवॉल्वर चाहिए। कमरा अब भी एक पतले भूरे रंग के कोहरे से ढका हुआ था। ये ठीक नहीं है, ये सपना खास है। उसकी निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और बेडरूम के दरवाजे की ओर चल पड़ा। गलियारे में कदम रखते ही उसने खुद को घोर अंधेरे में पाया। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। ल्यूमियन ने और के बेडरूम और फिर उसके स्टडी रूम का दरवाजा खोला। लेआउट वास्तविकता से थोड़ा अलग था, लेकिन उसने इसे तुरंत पहचान लिया। सबसे बड़ा अंतर, जाहिर है, यह था कि और वहां कहीं नहीं थी। पूरा दृश्य धूसर रंग में जम गया था। पहली मंजिल भी इससे अलग नहीं थी। ल्यूमियन ने अपने बचाव के लिए हथियार की तलाश में अपने आसपास का जायजा लिया। वह अपने घर को किसी और से बेहतर जानता था और उसने तुरंत दो उपयुक्त विकल्प ढूंढ लिए। पहला हथियार 2 मीटर लंबा स्टील का बना हुआ कांटा था। और ने कहा था कि यह तब तक कारगर और उत्कृष्ट था जब तक लक्ष्य के पास लंबी दूरी का हथियार न हो। दूसरा एक तेज धार वाला लोहे के रंग का काला कुल्हाड़ा था। आह, क्यों न दोनों ही। लुमियन को और का बार बार दोहराया जाने वाला वाक्यांश याद आ गया, लेकिन उसने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। आज का पूरा दिन जासूसी में व्यतीत हुआ। उसे धूर्त रहना था, अंधेरे में छिपकर काम करना था। एक भारी भरकम हथियार को साथ लेकर चलने से उसकी आवाजाही में बाधा ही आएगी और उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। एक गहरी सांस लेते हुए लुमियन कुल्हाड़ी उठाने के लिए नीचे झुका। वह पूरी तरह से सीधा खड़ा हुआ और धुंध में मुश्किल से दिखाई देते हुए दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसने बड़ी कुशलता से दरवाजा खोला और एक भी आवाज नहीं की। अध्याय 10 रक्त। जैसे ही लुमियन दरवाजे से बाहर निकला,
उसे ऐसा लगा मानो वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उसके सामने अब परिचित कॉडो नहीं, बल्कि एक गहरे लाल रंग की पर्वत चोटी और उसके चारों ओर ढह चुकी इमारतें थीं। ये सब मिलकर एक विचित्र खंडहर का रूप धारण कर रहे थे। आकाश में घना और धुंधला कोहरा छाया हुआ था, जिससे प्रकाश का प्रवेश मुश्किल हो रहा था। जमीन टूटी फूटी थी और चारों ओर चट्टानें बिखरी हुई थीं। लुमियन ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ते में उसे छिपने की कोई जगह नहीं मिली। वहां न तो खरपतवार थे और न ही पेड़। लुमियन डर के मारे चल रहा था। उसकी हर इंद्रिय सतर्क थी। वह बस अपनी पीठ झुकाकर खुद को दिलासा दे रहा था, कम से कम अगर इस इलाके में कोई खतरा होता तो वह एक नजर में ही साफ दिख जाता। वह उसे पहले से ही जान सकता था। अंततः वह खंडहरों में पहुंचा, जो आग से तबाह हो चुकी एक आधी ढही हुई इमारत थी। ल्यूमियन ने कुछ देर तक आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया और अंदाजा लगाया कि वहां कोई और जीव जंतु छिपे हुए नहीं हैं। अपने आकलन से संतुष्ट होकर वह सावधानीपूर्वक इमारत के अंदर चला गया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि जली हुई लकड़ी किसी भी क्षण हवा से गिर सकती है। जब वह कमरे की तलाशी ले रहा था, तो उसकी नज़र घर के कोने में पड़े एक टूटे हुए बर्तन पर पड़ी। उसकी दरारों से सोने की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। ल्यूमियन धीरे धीरे बर्तन के पास पहुंचा और उसे एहसास हुआ कि वह एक सोने का सिक्का था। क्या यह सच हो सकता है? क्या मेरे सपने के खंडहरों में सचमुच खजाना है? उसने सोने का सिक्का उठाया और उसे अपने शरीर पर पोंछा। सिक्के की सतह पर बने पैटर्न सामने आए। सिक्के के अग्रभाग पर एक पुरुष का चित्र उकेरा गया था। उसका चेहरा पतला था और उसके बाल 30-70 के अनुपात में विभाजित थे। उसके होठों पर मूंछें थीं और उसकी निगाहें दृढ़ थीं। सिक्के के पिछले भाग पर 20 अंक के चारों ओर मीठे आइरिस फूलों का एक गुच्छा बना हुआ था। ल्यूमियन ने सिक्के पर चित्रित व्यक्ति को पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि इंटिस गणराज्य के पहले राष्ट्रपति लेवानिक्स थे। ये वास्तव में लुई डी और है। लुमियन काफी हैरान था। पहली बात तो ये कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस विचित्र स्वप्न के खंडहर में जो मुद्रा थी, वह वास्तव में इंटिस गणराज्य की मुद्रा थी। और दूसरी बात, उसने यूं ही लुई डी और जैसा कीमती सिक्का उठा लिया था। उन्हें पता था कि वर्तमान समय में इंटिस गणराज्य की वैधानिक मुद्राएं वरल डी और कॉपेट थीं। एक वरल डी और 100 कॉपेट के बराबर था। कॉपेट मुद्रा तांबे और चांदी के सिक्कों के रूप में प्रचलित थी। तांबे के सिक्के 3 श्रेणियों में विभाजित थे, 1 कॉपेट, 5 कॉपेट और 10 कॉपेट, जबकि चांदी के सिक्के 20 कॉपेट और 50 कॉपेट के मूल्य वर्ग में उपलब्ध थे। वेरल डी और चांदी के सिक्कों, सोने के सिक्कों या नोटों के रूप में पाया जा सकता था। चांदी के सिक्कों में 1, 5 और 10 वेरल डी और के मूल्य वर्ग थे, जबकि सोने के सिक्के 5, 10, 20, 40 और 50 के मूल्य वर्ग में आते थे। नोटों के मूल्य वर्ग और भी अधिक विविध थे, जिनमें 5, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 वरल डी और शामिल थे। वास्तव में इंटिस के लोग अभी भी पुरानी मुद्रा इकाइयों से जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले 5 कॉपेट तांबे के सिक्कों को लिक के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार 20 वरल मूल्य के सोने के सिक्कों को आमतौर पर लुई डी और के रूप में जाना जाता था। पुराने मुद्रा युग में लुई डी और को रोसेल के नाम से जाना जाता था। लेकिन गणतंत्र की स्थापना के बाद सम्राट रोसेल के प्रभाव को मिटाने के लिए नाम बदलकर लुई डी और कर दिया गया। जैसा कि लुमियन ने समझा, कॉडो के ग्रामीण क्षेत्र में भी एक लुई डी और खेतों वाले एक गरीब परिवार का पूरे महीने तक भरण पोषण कर सकता था। वह जानता था कि अगर और की आमदनी इतनी न होती, तो शायद उसे कभी लुई डी और देखने का मौका ही न मिलता। दरअसल कॉडो गांव में सिर्फ प्रशासक के भाई बहन और परिवार के सदस्यों ने ही लुई डी और देखा था या उसका मालिक था। किसी भी ग्रामीण के लिए ये लुई डी और एक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान उपलब्धि थी। दुर्भाग्यवश ये सिर्फ एक सपना है। लुमियन को निराशा का एक झटका लगा। यह कोई साधारण सी बात थी, इसलिए यह संभावना कम थी कि वह इसे सपने से बाहर ला सके। लेकिन फिर भी उन्होंने लुई डी और को बड़ी सावधानी और सम्मान के साथ संभाला। अपना अधिकांश जीवन भटकते हुए बिताने के कारण वे हर एक कॉपेट कब्रिस्तान की एक छोटी सी ट्रॉफी का महत्व जानते थे। और वह जानता था कि एक लुई डी और 2000 कॉपेट के बराबर था, जो लोएन साम्राज्य में एक सोने के पाउंड के बराबर था, हालांकि थोड़ा कम। उसने जो लेख पढ़े थे, उनके अनुसार 24 वरल डी और को केवल एक सोने के पाउंड के बदले ही बदला जा सकता था।
लुमियन खंडहरों और उनके इतिहास पर प्रकाश डालने वाली किसी भी लिखित जानकारी की खोज में लगा रहा। वह ये देखना चाहता था कि क्या ये स्थान वास्तव में किसी खास जगह से मेल खाता है, और क्या इंटिस गणराज्य का कोई गांव इस स्वप्नलोक में स्थानांतरित हो गया था। लुई डी और के प्रकट होने से उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। जैसे ही लुमियन खंडहर हो चुकी इमारत में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा, उसकी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां कभी चूल्हा हुआ करता था, जो अब गहरे लाल रंग से सना हुआ था। खून, उसने झट से अनुमान लगाते हुए अपनी पुतलियां फैला दी। इसके तुरंत बाद उन्होंने फैसला सुनाया। हालांकि यह ताज़ा नहीं था, लेकिन अभी तक काला नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये 2 या 3 दिन पहले, या शायद उससे भी हाल ही में वहां टपका हो। जैसे ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लुमियन को अचानक अपने आसपास की रोशनी मंद पड़ती हुई महसूस हुई, मानो किसी चीज ने चुपचाप ऊपर से घने कोहरे से छनकर आने वाली रोशनी को रोक दिया हो। लुमियन के दिमाग में अतीत के हमलों की यादें एक अशांत लहर की तरह उमड़ आईं, जिससे उसने सहज रूप से प्रतिक्रिया दी। बिना सोचे समझे वह आगे की ओर झपटा और हवा में ही अपने शरीर को लपेट लिया, फिर संभावित खतरे से बचने के लिए जमीन पर लुढ़क गया। धड़ाम, उसके पीछे किसी भारी चीज के गिरने से एक जोरदार धमाके की आवाज हवा में गूंज उठी। लुमियन तेजी से जर्जर चूल्हे के बाईं ओर लुढ़क गया, और पास के एक पत्थर का सहारा लेकर खुद को उसके चारों ओर घुमाया। जैसे ही वह कुल्हाड़ी लिए खड़ा हुआ, उसने देखा कि जिस स्थान पर वह कुछ क्षण पहले खड़ा था, वहां एक और आकृति खड़ी है। कम रोशनी के कारण यह पहचानना मुश्किल था कि वह इंसान था या किसी प्रकार का मानवाकार प्राणी। ल्यूमियन के सामने झुकी हुई आकृति ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह एक राक्षस था, जिसके शरीर पर न तो कपड़े थे और न ही जूते। उसकी त्वचा छिल गई थी, जिससे नीचे की लाल मांसपेशियां, रक्त वाहिकाएं और पीली नसें दिखाई दे रही थी। उसके शरीर से चिपचिपा तरल टपक रहा था, फिर भी वह जमीन पर नहीं गिरा। यह एक राक्षस था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें उसके चेहरे में धंसी हुई हों, और उसका मुंह पूरी ताकत से खुला हुआ था, जिससे उसके टेढ़े मेढ़े दांत और लार की एक लंबी धार दिखाई दे रही थी। लुमियन ने अतीत में जितनी भी भूत प्रेत की कहानियां गढ़ी थी, उसके बावजूद उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे वास्तविक जीवन में ऐसी दुष्ट आत्मा का सामना करना पड़ेगा। वूश, खून की दुर्गंध लुमियन के नथुनों में भर गई और राक्षस के हौंफने की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। सहज प्रवृत्ति ने लुमियन को अपने वश में कर लिया और वह एक तरफ हट गया, जिससे वह खून जैसे लाल राक्षस के हमले से बाल बाल बच गया। लुमियन जानता था कि उसकी तेज प्रतिक्रिया के लिए उसे और के मार्गदर्शन और सड़कों पर लड़ाई के वर्षों के अनुभव का शुक्रगुजार होना चाहिए। इनके बिना शायद वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए लुमियन उस राक्षस की ओर दौड़ा जिसने उस पर हमला किया था। हाथ में अपनी तेज कुल्हाड़ी लिए उसने पूरी ताकत से वार किया और राक्षस की पीठ पर प्रहार किया। बैंग, ल्यूमियन की कुल्हाड़ी ने बीच मोड़ में ही राक्षस को गिरा दिया, जिससे मवाद और खून की बौछार हर दिशा में फैल गई। डॉट डॉट डॉट, बिना एक पल भी हिचकिचाए लुमियन एक घुटने पर बैठ गया और अपनी कुल्हाड़ी फिर से उठा ली, एक और वार करने के लिए तैयार। बैंग, 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 बार बार लुमियन ने अपनी कुल्हाड़ी को सटीकता और बल के साथ घुमाया। प्रत्येक बार राक्षस के मांस को चीरता हुआ उसके सिर, गर्दन और पीठ पर गहरी चौड़ी दरारें छोड़ गया। अंततः लुमियन के भयंकर प्रहारों से पराजित होकर वह राक्षस स्थिर अवस्था में पड़ा रहा। हफ पफ, तुम जितने डरावने दिखते हो उतने डरावने हो नहीं। लुमियन ने राहत की सांस ली, उसकी आवाज में थोड़ी सी उपहास भरी थी। उसने अपने बाएं हाथ से अपना चेहरा पोंछा, फिर उसी हाथ से अपने दूसरे हाथ पर लगे खून को साफ किया। क्या इस राक्षस के शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ जहरीले हैं? फिलहाल तो मुझे इन तरल पदार्थों से कोई दर्द नहीं हो रहा है। लुमियन को एक और समस्या की चिंता सताने लगी। जैसे ही लुमियन ने हिम्मत जुटाकर राक्षस के शरीर की तलाशी लेने ही वाला था, तभी अचानक हुई एक हलचल ने उसे चौंका दिया। बिना चमड़ी वाला, खून के रंग का वह राक्षस दोनों हाथों के सहारे उठ खड़ा हुआ, मानो वह अभी भी जीवित हो। क्या यह अभी तक मरा नहीं है? इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि वह राक्षस अभी भी जीवित है। लुमियन हैरान और भयभीत था। डॉट डॉट डॉट, लुमियन पर भय और घबराहट हावी हो गई। अगर लुमियन का सामना सामान्य मनुष्यों, जानवरों या राक्षसों से होता, तो वह इतना भयभीत नहीं होता, भले ही वह उन्हें हरा ना पाता। लेकिन उसके सामने खड़ा ये राक्षस अजेय प्रतीत हो रहा था, जिससे लुमियन का हर प्रयास व्यर्थ हो गया। राक्षस के थोड़े समय के लिए भ्रमित होने का फायदा उठाते हुए लुमियन ने तुरंत फैसला लिया।
उसने अपने पैरों के बल खुद को संभाला, घुटनों पर जोर लगाया और बेतहाशा दौड़ने लगा। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। वह अपनी पूरी ताकत से भागा, लेकिन वह अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर राक्षस की सांस महसूस कर सकता था, और उसकी भारी सांसों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वह राक्षस उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। अपने डर के बावजूद लुमियन ने दांत पीसकर हिम्मत जुटाई और अपने डर को खुद पर हावी होने दिया, अपनी पिछली सीमाओं को पार करते हुए और भी तेज दौड़ने के लिए। उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसके और राक्षस के बीच की दूरी अब कम नहीं हो रही थी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। लुमियन आखिरकार अपनी अर्धभूमिगत 2 मंजिला इमारत में पहुंच गया। जैसे ही उसने बिना ताला लगा दरवाजा खोला और अंदर कूद गया, एक जोरदार आवाज के साथ उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और जल्दी से चूल्हे की ओर बढ़ा, जहां उसने दीवार से टिकी हुई एक स्टील की कांटेदार चम्मच उठा ली। फिर उसने दरवाजे पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन तभी उसे राक्षस के भागने की आहट धीरे धीरे दूर होती सुनाई दी। उसने इंतजार किया, लेकिन राक्षस ने दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश नहीं की। इसे पता है कि मैं यहाँ घात लगाकर बैठा हूँ। लुमियन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उस राक्षस में इतनी बुद्धि है। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास वाली खिड़की की ओर बढ़ा और बाहर झांका। अचानक कांच पर एक चेहरा दिखाई दिया, खून से लथपथ, बिना त्वचा वाला, टेढ़े मेढ़े दांतों वाला एक बदसूरत चेहरा। लुमियन एक पल के लिए जम गया, उसका दिल लगभग रुक गया था। ल्यूमियन को आश्चर्य हुआ कि राक्षस ने न तो कांच तोड़ने की कोशिश की और न ही उस पर हमला किया। इसके बजाय उसने बस उसकी आंखों में आंखें मिलाईं। लुमियन अपनी तंद्रा से बाहर आया और दोनों हाथों में लंबा कांटा लहराते हुए पीछे हट गया। राक्षस खिड़की से बाहर निकल गया। ल्यूमियन ने सावधानी पूर्वक देखा और कुछ देर तक हल्की धुंध में ठहरे रहने के दौरान उसकी गतिविधियों का अवलोकन किया। फिर अंत में वह खंडहरों की ओर लौट गया। ल्यूमियन असमंजस में था। वह राक्षस को फंसाने और सपने से जल्दी से भाग निकलने के लिए तैयार था, लेकिन वह प्राणी बिना हमला किए ही चला गया। कुछ सोचने के बाद लुमियन के मन में एक संभावना आई, शायद राक्षस मेरे घर में घुसने से डरता है। जी हाँ, घर में किसी तरह की क्षति के कोई संकेत नहीं है। सपने में क्या ये बिल्कुल सुरक्षित जगह है? इस एहसास के साथ ही लुमियन को राहत का एहसास हुआ। अगले ही पल लुमियन पर अत्यधिक थकान हावी हो गई। उस छोटी सी दौड़ ने उसे एक पूरे दोपहर के युद्ध प्रशिक्षण से भी अधिक थका दिया था। लुमियन अपने हाथों में पिचफोर्क और कुल्हाड़ी कसकर पकड़े हुए ऊपर अपने बेडरूम में चला गया। बिस्तर पर लेटते ही लुमियन ने सोने की कोशिश की। डॉट डॉट डॉट। लुमियन ने अपनी आंखें खोली। वह भ्रमित और सुस्त महसूस कर रहा था। पर्दों के बाहर अभी भी अंधेरा था और कमरा छाया में डूबा हुआ था। एक पल के लिए लुमियन ये तय नहीं कर पाया कि वह अभी भी स्वप्नलोक में है या किसी तरह वास्तविकता में लौट आया है। लेकिन फिर उसने देखा कि धुंध गायब है और उसने पजामा पहना हुआ है, और उसे एहसास हुआ कि वह जाग गया है। डर के मारे मैं जल्दी उठ गया। लुमियन ने अपने आप से बुदबुदाते हुए अनजाने में अपने पजामे की जेब थपथपाई। लेकिन जब उसे लुई डी और का भार महसूस नहीं हुआ, तो उसे निराशा का एक गहरा एहसास हुआ। इससे एक और तथ्य की पुष्टि हुई कि पैसे को स्वप्नलोक से बाहर नहीं लाया जा सकता। लुमियन ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसके विचार एक गंभीर समस्या की ओर मुड़ गए। वह उस अजेय राक्षस से कैसे निपटेगा? हालांकि लुमियन जानता था कि वह उस इलाके को पार करके चुपके से अंदर जा सकता है, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। भविष्य में इसी तरह के राक्षसों का सामना करने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, और वह प्रस्तुत रहकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता था।